शुरुआत करें फिर? ठीक है। तो जिन लोग नया है मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम देवलाल साहू है और मैं 2011 से तैयारी कर रहा था। के बाद फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम निकालना शुरू किया। युवा से ही पढ़ा हूँ, है ना। युवा में 2011 में आया, है ना, 2011 में। उसके बाद फिर तैयारी किया सब साथ में। क्या सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा एयरफोर्स का निकला था। के बाद फिर और तैयारी करते गया, फिर बैंक का भी निकल गया तो एयरफोर्स वाले को ऐसे छोड़ दिया। फिर पोस्ट ऑफिस का निकला, उसके बाद फिर एसएससी का दिलाया, एसएससी का भी निकला। के बाद फिर एक इंश्योरेंस का पोस्ट आया था, उसका भी निकला, है ना। पीयू जो पीएससी भी दिलाते रहा, वो भी निकलते रहा, है ना। और फिर सेबी वगैरह ये सब है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स। फिर केंद्रीय विद्यालय हो गया, ये सब का एग्ज़ाम को मैंने निकाला है। फाइनली एक जो सबसे सहूलियत वाला पोस्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे। अब किसको सेलेक्ट करने वो आपके ऊपर है ना, कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो ज़्यादा सहूलियत लगा, ज़्यादा बेनिफिट लगा, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, है ना। चलो, तो बेसिकली अभी जो क्लासेस हो रहा है मॉर्निंग क्लासेस में, जितना भी सिलेबस देखा जाए, चाहे व्यापम का देखा जाए, चाहे आपको शिक्षक भर्ती का देखा जाए, तो 95% आपका सेम सिलेबस है ना। 95% क्या है? सेम सिलेबस। तो अभी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि अब डेली जो क्लास होगा ना, 3 क्लासेस होगी, 8 से 9, 7 से 8 क्या होगा आपका, मतलब एक 7 से 8 क्लास होगा, फिर 8 से 9 क्लास होगा और 9 से 10 क्लास होगा, है ना। 3 टाइप का क्लासेस आपका रहेगा। तो पहला और दूसरा क्लास में जो सभी के लिए कॉमन है वो सारे सब्जेक्ट होंगे, है ना, पहला और दूसरा क्लास में। तीसरा क्लास में क्या है कि जो कुछ लोग एसएससी वाले भी बैठे हैं या कुछ और अदर एग्जाम वाले बैठे हैं ना, उनके लिए 9 से 10 की क्लास रहेगी, जिसमें टीडीपी करके जो होता है ना आपका, टीडीपी अभी पढ़ेंगे आपका, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पता पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हिंदी का, क्योंकि हिंदी हर एग्जाम में नहीं आता है। तो हिंदी और सीडीपी और छत्तीसगढ़, वो जो है आपका 9 से 10 वाली क्लास में लगेंगे। बाकी जो है आपका 7 से 8 और 8 से 9 नॉर्मल जो क्लासेस रहता है, जिसमें जीएस का जितने भी सब्जेक्ट है गए, है ना, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ें, करेंट अफेयर्स, है ना, ये आपका 7 से 9 क्लास में रहेगी। और मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और कंप्यूटर हो गया, ये सारा चीज़ें आपको किस में रहेगा, 7 से 9 वाली क्लासेस में। ठीक है। तो आप लोग क्या श्रद्धा भक्ति कि आप लोग 9 से 10 में बैठते हो कि नहीं बैठते हो, बाकी फिर देखते। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। अभी जैसे शिक्षक भर्ती हेतु जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये है आपका 30 अंक का है। तो यही सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। आपका कितना नंबर है? 150 नंबर। 150 में 30 नंबर जो है आपका इसी का है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जिन लोग शिक्षक भर्ती के लिए आए विशेषकर, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी कितने नंबर का है? 25 नंबर का, है ना। तो सामान्य हिंदी का भी थोड़ा सा वेटेज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सामान्य अंग्रेजी। इसका भी वेटेज कितना है? 25 नंबर। उसके बाद गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान का भी कितना अंक है? 30 अंक है। उसके नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का कितना वेटेज है? 20 अंक। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो है आपका वो है 10 अंक। थोड़ा सा इसमें से कम है ना, थोड़ा कम है। उसके बाद सामान्य ज्ञान नॉर्मल जो आपका जीके है, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से भी बोल सकते हैं ना, तो वो आपका आएगा 10 नंबर का। तो ये थोड़ा सा क्या है, सिलेबस है। बाकी उसके नीचे में आपका और डिटेल इसका दिया हुआ है कि किस किस तरह से ये कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। तो अभी हम लोग टॉपिक को नहीं करेंगे, जो अलग अलग जो टीचर आएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपना टॉपिक को कराएंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर सिलेबस देखा जाए तो इस तरह से 150 नंबर का ये शिक्षक भर्ती का आपका जो सिलेबस रहेगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो छात्रावास अधीक्षक है, वो भी अभी प्रेजेंट में जितना भी व्यापम का एग्जाम होगा ना, उनका भी सिलेबस सेम है। सिर्फ वो जो शिक्षा शास्त्र वाला सीडीपी है उसको छोड़ के बाकी सारा चीज भी क्या है आपका सेम रहेगा। जितना भी व्यापम का एग्जाम आएगा, चाहे आप लोग एसएससी भी दिलाएंगे ना, तो एसएससी में सिर्फ और सिर्फ आपका डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ हिंदी बस नहीं आएगा और सीडीपी नहीं आएगा। ये और भी जितना भी एग्जाम होता है आपका इन दोनों को अलावा, ये व्यापम के जितने एग्जाम होंगे सारे इसी पैटर्न में होंगे। तो एक बार इसका भी सिलेबस देख लेते। पहले आपका कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया गया है। 30 नंबर का 30 प्रश्न क्या होगा आपका? कंप्यूटर होगा। और छात्रावास अधीक्षक में ये है कि आपको 50% अंक लाना ही लाना है।
है ना। जब तक 50% अगर अंक नहीं आया तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होगा, है ना। कि इसमें आपका 15 नंबर मिनिमम लाना है, किसमें, 30 में, कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर क्लासेस होगी, है ना, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर 30 नंबर का। तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो है आपका 100 में 30 नंबर, मतलब 30% आपका यही से आ जा रहा है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर की क्लासेस जो लोग ये एग्जाम दिलाएंगे, या फिर और भी व्यापम के जो भी एग्जाम है, कंप्यूटर आना ही आना है, या बाकी और भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कंप्यूटर कुछ ना कुछ रहता ही है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते कंप्यूटर को, है ना, सभी के लिए काम आएगा। दूसरा चीज देखते हैं आपका हिंदी, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कितना का है, 5 नंबर का। उसमें भी आपका शिक्षक भर्ती भी आपका था, है ना, 25 नंबर का। उसके बाद फिर आपका हिंदी व्याकरण के बाद क्या आ जाएगा आपका, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश उसमें भी था आपका, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर गणित, गणित उसमें भी था और अपने इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी देखेंगे ना, तो गणित कितने नंबर का, 25 नंबर का, है ना। गणित कितने नंबर का है, 25 नंबर का। तो इसमें जो सेकेंड पोर्शन है छात्रावास अधीक्षक में, तो गणित का आपका सेकेंड वेटेज है। तो अगर आपका गणित और जो आपका सीडीपी को आप लोग अच्छे से कर लोगे, सॉरी सीडीपी बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर और क्या, किसको, गणित को, मैथ्स को, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका भी बेड़ा पार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा गणित का भी सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रखें, ताकि आप लोग उसको बेनिफिट ले सको। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कितने नंबर का है, 15 नंबर का, है ना। सामान्य ज्ञान 15 नंबर का है। हर एक टॉपिक जो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, ये सारा चीज कितने नंबर का आपका, 2-2, 3-3 नंबर का सभी का आपका बटा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ये कितने नंबर का आपका, 5 नंबर का, है ना। तो ये आपका जो शिक्षक भर्ती, उसमें कोई रोल नहीं है इसका, है ना। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का भी क्लास को थोड़ा सा कम करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी कितने नंबर का आ रहा है, सिर्फ 5 नंबर का। और जो है आपका कौन सा आपका जो शिक्षक भर्ती में आएगा नहीं, है ना। तो इसको जो 9 से 10 वाले में इसीलिए इसको रखें, किसको हम लोग, आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। उसके बाद यहाँ पर भी आपका क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, बाल विज्ञान। तो बाल विज्ञान भी कितने नंबर का आपका, 10 नंबर का। तो थोड़ा सा वेटेज फिर यहाँ पर इसका ज्यादा हो गया, और वहां पर भी वेटेज थोड़ा ज्यादा था। तो अगर जो छात्रावास अधीक्षक का और शिक्षक भर्ती का कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी और भी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें बाकी सब्जेक्ट तो आपका कवर हो गई होगा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो इसमें, इतना में सब चीज में किसी कुछ पूछना है या फिर बताना है। मोबाइल कहाँ गया मेरा, शेयर कर दिए सभी ग्रुप में, जितने युवा ग्रुप में, ठीक है चलो। हाँ देखो, अब वो क्या होता है कि बेसिकली टॉपिक दिया रहता है कि हमारे सहूलियत के लिए, पर क्या होता है कि कई बार उससे बाहर भी आ जाता है ना। तो अपन क्या करेंगे कि पूरा जो कोर्स है ना उसको कंप्लीट करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी प्रेजेंट में एग्जाम हुआ आपका, कल ही तो हुआ ना, जेई का हुआ और एई का एग्जाम हुआ। उसमें जो सिलेबस में दिया था उससे भी हट के दे दिया। अब वो एग्जामिनर क्या देगा उसका कोई भरोसा नहीं है ना। लेकिन अपन को कोशिश करेंगे कि जितना सिलेबस है उतना कंप्लीट हो जाए, है ना। क्योंकि बाकी एग्जाम में भी तो आएगा ना, सिर्फ सिलेबस में दिया है वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है उनको भी अपने को करना पड़ेगा। अब हम लोग क्लासेस का शुरू कर रहे हैं। मैं एक जो क्लास लूंगा वो आपका जीएस का रहेगा, है ना, जीएस का रहेगा। और इसमें हम लोग बेसिकली सबसे पहला जो चीज पोर्शन पढ़ेंगे वो स्टैटिक जीके का पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके क्योंकि बहुत थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और वो ज्यादातर चेंजेस नहीं होते। कुछ अगर उसमें करंट में कुछ चीजें अपडेटेड हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ना। चलो पहले एक ऐसे ही देख लेते हैं। बेसिकली भारत में प्रथम करके आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो हाल फिलहाल में जो मंडी निरीक्षक, मंडी बोर्ड का भी एग्जाम आया था ना, उसमें भारत में प्रथम कौन थे, क्या थे, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। तो उसी से हम लोग रिलेटेड करते। थोड़ा सा मैं क्या है कि थोड़ा जल्दी करूंगा, आप लोग थोड़ा सा जल्दी कैच करने की कोशिश करना, और नहीं समझ आएगा तो बोल देना है कि नहीं समझ आ रहा है करके। और इसमें ज्यादातर जो स्टैटिक जीके में वन लाइनर रहते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां पर भी नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, ठीक। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा
क्योंकि अपने को क्या है कि कोर्स को जितना जल्दी हो उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे तो फिर आप लोग के लिए रिवीजन के लिए और टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बेसिकली जब भारत आजाद हुआ था तो क्या हुआ था आपका, जब भारत कब आजाद हुआ था 1947 में हुआ था। तो उस समय क्या था कि ये उस समय क्या था, हमारे गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जैसे ही आजाद हुआ तो भी आपके यही बने थे। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो स्वतंत्र भारत के पहले जो आपका लास्ट गवर्नर जनरल बोलेंगे तो भी कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, क्योंकि यही थे उस समय में, है ना। तो ये गवर्नर जनरल थे, उसके बाद स्वतंत्र हो गए तो भी गवर्नर जनरल थे। बाद में फिर इसके बाद फिर ये जब चले गए फिर कौन है आपके, सी राजगोपालाचारी आए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए। तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। और नॉर्मल अगर बोला जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा देखते स्वतंत्र, ये तो आ ही गया है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी, या फिर इनको क्या बोला जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रथम कमांडर इन चीफ, है ना। प्रथम कमांडर इन चीफ भारत के कौन है आपके, केएम जनरल करियप्पा, है ना। तो पहले जो आपका सेनाओं के प्रमुखों के ये प्रमुखों में गिने जाते थे, इनको बोला जाता था कमांडर इन चीफ बोला जाता था, है ना। तो ये कौन है आपके, जनरल केएम करियप्पा, है ना। उसके बाद फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, मानेकशॉ। अभी एक मूवी आया था, हाँ हाँ, सैम बहादुर करके आया था ना, वही मैं बोला नाम थोड़ा अलग अलग रह करके ना। ठीक है, सैम बहादुर करके आया था। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो रिलेट कर सकते हैं कि इतने पावरफुल व्यक्तित्व थे ये, कौन, मानेकशॉ, है ना, मानेकशॉ। उसके बाद फिर प्रथम एयर मार्शल कौन हुए, अर्जुन सिंह। कुछ चीजों को मैं थोड़ा जल्दी स्किप कर दूंगा, मतलब समझ जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और थोड़ा सा जिसमें टाइम लूंगा मतलब क्या है आपका इंपॉर्टेंट का है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा, है ना। राकेश शर्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद पहली बार जो आईसीएस एग्जाम पास करने वाले या इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, तो इंग्लिश चैनल जो है आपका, है ना, ये कब उन्होंने पार किया था, 1959 में पार किया था, है ना, इंग्लिश चैनल को। तो बेसिकली आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 69 किलोमीटर का एरिया वो है आपका समुद्र है ना, जिसको इंग्लिश चैनल के नाम से जानते, उसको इन्होंने पार किया था आरती शाह ने। इनको क्या नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तानी जलपरी के भी नाम से जाना जाता है ना, हिंदुस्तानी जलपरी। उसी तरह से एक और धाविका जो आपका एथलीट है जिसको क्या नाम से बोलते थे, नहीं नहीं उसको बोलते उड़न परी बोलते हैं, उड़न परी किसको बोलते हैं, पीटी उषा को बोला जाता है ना, पीटी उषा को लिख लिया रहो क्योंकि कई बार एग्जाम में हो सकता है पूछ ले जाए। उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। उनको 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिलेगा, कौन से क्षेत्र में मिला बोलेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये लिखने वाले थे और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है ना। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, है ना, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ये वाला भी आपके एग्जाम में अभी प्रेजेंट के एग्जाम में आया हुआ था, जो आपम द्वारा लिया गया था ना, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, या फिर इसको क्या बोला जाता है, डब्ल्यूसी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कई लोग को डाउट हो जाता है कि ये इसमें क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोला गया है ना, लेकिन क्या वो एग्जाम में पूछ देगा कि आपका उसका संस्थापक कौन है, उसमें कई लोग को डाउट हो जाता है। तो संस्थापक अलग है और अध्यक्ष अलग है। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे इसके, एओ ह्यूम, है ना, एओ ह्यूम, ठीक है। और अगर बोला जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन है तो डब्ल्यूसी बनर्जी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885, है ना, 1885 में क्या बना था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। उसके बाद देखते हैं पहली महिला राज्यपाल कौन हुई है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। उसके बाद फिर देखते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर, है ना, कौन है प्रथम आपका लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। अभी प्रेजेंट में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला, है ना, ओम बिरला प्रेजेंट में क्या आपके लोकसभा अध्यक्ष है। पहले कौन है आपके, जीवी मावलंकर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको और क्या नाम से जानते, आयरन मैन ऑफ इंडिया। कब से दिन में पैदा हुए थे, 31 अक्टूबर को,
इसीलिए 31 अक्टूबर को और कौन सा दिन के नाम से जानते हैं हम लोग? एकता दिवस, है ना। क्या मनाया जाता है आपका? एकता दिवस या यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता दिवस या फिर क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूनिटी डे, है ना। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको? इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। पहले जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो ऐसे याद रखने के लिए कि निर्वाचन करना है तो सुकुमार आदमी का निर्वाचन करना है, ठीक है, जो अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए प्रेजेंट में भी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सब करेंट का याद रखो, है ना। करेंट का याद नहीं रखोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में कौन है आपके? राजीव कुमार। कौन है प्रेजेंट में आपका? राजीव कुमार, है ना। और पहले कौन थे? सुकुमार। अभी कौन है? राजीव कुमार, ठीक। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जो आपका अध्यक्ष बने, उनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्या है? हेड कौन, कहां पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग करके जगह है। हेग कहां पर है आपका? नीदरलैंड। नीदरलैंड में कौन सी जगह है? हेग। जिसका क्या मुख्यालय मतलब किसका मुख्यालय है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पर जो देशों के बीच में या फिर एक देश और दूसरे और भी देशों के साथ जब भी मामला कुछ विवादित होता है या फिर लगता है कि नहीं संभल रहा है तो कहां पर मामला चले जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चले जाता है ना। तो वहां पर, तो उसमें कौन बने थे आपका? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये सब आप लोग जानते ही है। प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी है। उसके बाद प्रथम महिला शासिका या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछा जाता है, ये कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, है ना। अगर दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय फिर देखेंगे कि सबसे पहला आपका दिल्ली सल्तनत का हेड कौन था? कौन शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत? या फिर गुलाम वंश से शुरुआत हुआ था ना दिल्ली सल्तनत जो है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कहां से शुरुआत हुआ था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ था ना। मोहम्मद गौरी वही तराइन का युद्ध किया, है ना। उसके बाद फिर अपना तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर चंदावर का युद्ध हुआ, उसमें पूरी तरह से सब जीत गया। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका? और उसको जाना था तो अपने एक गुलाम को छोड़ के चले गए। तो गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उन्होंने गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया। बाद में फिर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद फिर कौन आ जाएंगे आपकी? रजिया सुल्तान, है ना। पूछा जाता है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो सीमा प्रांत वाले एरिया में भी इन्होंने गांधी के जैसे काम किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है आपका? सीमांत गांधी बोला जाता है ना। बेसिकली ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? मदर टेरेसा, है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। और पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। और ये है कौन आपका? मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और जैसे ही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, फिर उसके बाद फिर इनको भारत वालों ने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद फिर इनको भारत रत्न दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो पहले नोबेल पुरस्कार मिला इनको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रथम भारतीय अंटार्कटिक अभियान दल के प्रमुख कौन है? सैयद जहूर कासिम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी है? रीता फारिया, है ना। 1966 में आपका ये बनी है आपका प्रथम मिस वर्ल्ड, है ना। प्रथम मिस वर्ल्ड, प्रथम मिस वर्ल्ड। उसके बाद फिर प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी भारतीय में? सुष्मिता सेन, है ना। सुष्मिता सेन बनी है, आप लोग सब जान रहे हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला कौन है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भारत आजाद हो उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली जो आपका महिला मंत्रिमंडल में महिला जो रही उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, है ना। कई लोग इसमें भी वो कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं ना। वो राज्यपाल है और ये कौन है? मुख्यमंत्री। क्या नाम है इनका? सुचेता कृपलानी, यूपी से बनी थी, है ना। उसके सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी, है ना। फातिमा बीबी, बस याद रखो। ये वाला भी एग्जाम में आपका आया था कि हाल फिलहाल में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ है ना। हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था हाल फिलहाल के। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या नाम है इनका? फातिमा
बीबी। उसके बाद योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप लोग सब जान ही रहे कौन है, इंदिरा गांधी। और हमको सबको पता ही है कि योजना आयोग का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया है, नीति आयोग, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 2012 से लेकर के 2017 तक था। 2012 से लेकर के 2017 तक था। ये भी पीएससी में आया था अभी वाले प्रेजेंट में, ठीक है। तो 2012 से लेकर 17 तक था। लेकिन क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 15 अगस्त 2014 को घोषणा कर दिया कि अब से 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं रहेगी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके फिर उन्होंने क्या ला लिया, नीति आयोग ला लिया। नीति आयोग है ना, नीति आयोग ला लिया। और इसी नीति आयोग मतलब इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग कब से गठन हुआ, तो 1 जनवरी 2015 से आपका ये घोषित हुआ है ना, 1 जनवरी 2015 से। 15 अगस्त 2014 को खत्म कर दिए थे योजना आयोग को। लेकिन क्या हुआ आपका, फाइनली नीति आयोग कब से लॉन्च हुआ आपका, 1 जनवरी 2015 से शुरुआत हुआ नीति आयोग का। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार फुल फॉर्म इसका एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दिलीप सिंह सांड करके है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन है, केरल है। उसके बाद पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। उसमें क्या था कि सिर्फ पहली बार यूज किए थे, है ना, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज किए थे। और इसमें क्या है कि पूरा का पूरा विधानसभा को आपका कंप्लीट करवाया था। कौन सा राज्य है वो, गोवा राज्य। ये छोटा सा राज्य है तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र, है ना। पहला भारतीय फिल्म कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र। 1913 में इसका प्रदर्शन किया गया था, 1913 में, है ना। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद फिर राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के। और अभी जो सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही दिया जाता है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है आपका, भारतीय सिनेमा का पितामह भी बोला जाता है, भारतीय सिनेमा का पितामह बोला जाता है कि इनको, दादा साहब फाल्के को। उसके नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आला मारा। वो जो फिल्म बना था वो उसमें सिर्फ आप लोग देख सकते थे, सुन नहीं सकते थे, मतलब उसमें साउंड था ही नहीं, मतलब म्यूजिक वगैरह होगा लेकिन आवाज बोलने वाला उसमें साधन नहीं था, है ना, बोलने वाला। तो ये पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी, आला मारा, है ना, आला मारा बनी थी पहली बोलती फिल्म। और ये कब बना था, 1931 में। वो कब बना था, 1913 में। तो 13 को उल्टा करेंगे तो 31 हो जाता है। इस तरह से याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। एक बार क्या हुआ, एसएससी का एग्जाम जो है ना वो अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो एक शिफ्ट में ये वाला पूछ दिया, दूसरे शिफ्ट में ये वाला पूछ दिया, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो ये पहला बोलती फिल्म कौन सी, आला मारा, 1931 में। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त, है ना। नरगिस दत्त फिल्म फेयर पुरस्कार से सब पहली बार सम्मानित महिलाओं में। उसके बाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन, किनको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष करके, तो एग्जाम में अपने को ध्यान देना कि स्थायी पूछा है कि अस्थायी पूछा है। तो ये प्रथम जो आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है, जी शंकर कुरूप, है ना। कुरूप है तो बेचारा बहुत लिखने का काम किया, इस टाइप के याद रख लेते हैं ना। तो इसीलिए इनको क्या मिला आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ। तो इनका क्या नाम है, जी शंकर कुरूप, है ना, जी शंकर कुरूप। उसके बाद प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने आपका, अबुल कलाम आजाद। कई लोग अब्दुल कलाम बोल देते हैं ना, तो थोड़ा सा ये नाम वो है आपका, कौन है, अबुल कलाम आजाद। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने आपके, अबुल कलाम आजाद, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। प्रथम गृह मंत्री किनको बनाया गया था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। उसके बाद प्रथम वायुसेना अध्यक्ष किनको बनाया गया आपका, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, है ना। उसके बाद प्रथम जल सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी करके है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम दिया गया था, अप्सरा, है ना। जितना अच्छा उतना खतरनाक करके, है ना, ठीक है, मतलब जितना खतरनाक उतना अच्छा, ठीक है, जैसा भी तो आप लोग समझो आपकी, है ना। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर किन क्या नाम दिया गया था उसका, अप्सरा नाम दिया गया था। इसको ट्रॉम्बे से इसको लॉन्च किया गया था ना, जो आपका ये मतलब परमाणु रिएक्टर बनाया था कहां पर, ट्रॉम्बे कहां पर है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे के 50-60 किलोमीटर दूर है ना। वो पानी के अंदर वाला एरिया को ही आपका बनाया जाता है, क्योंकि कुछ दिक्कत होगा तो अगर जमीन में करेंगे तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको समुद्र के अंदर में जर्ली बनाया, वो किया गया था ना, ट्रॉम्बे करके जगह है परमाणु रिएक्टर, इंपॉर्टेंट है ना। प्रथम परमवीर चक्र से प्राप्त करता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना। इनके ऊपर भी शायद मूवी बना था ऐसा मुझे लग रहा है ना, एक बार देखना। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस कलवरी। पनडुब्बी पता ही ना आपको, पानी के अंदर जो डूबते अंदर ही अंदर आपका जाता है उसको क्या बोला जाता है आपका, पनडुब्बी। और आईएनएस कलवरी इसका नाम दिया गया था। उसके प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, आईएनएस चक्र, है ना, आईएनएस चक्र करके। उसके बाद प्रथम विमान वाहक पोत, है ना, विमान को ले जाने वाला आपका विमान वाहक पोत कौन सा है, आईएनएस विक्रांत। प्रथम मिसाइल कौन सा बना हमारा, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। और जितना भी मिसाइल बना उसमें किनका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का आता है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रथम परमाणु केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये भी है ना, तारापुर, है ना। आप याद रखना, तारा सितारा करके ना, ऐसे भी स्टार्स रहते ना कहां पर, मुंबई में या महाराष्ट्र में जो रहते, इसलिए तारापुर इंपॉर्टेंट है आपका। प्रथम परमाणु केंद्र कहां पर है, तारापुर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं आपके, सीवी रमन, है ना। सीवी रमन कौन से क्षेत्र में दिया गया था इनको, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया ना, कौन सा बोल रहे हो, हाँ ठीक है, ठीक। तो किसके क्षेत्र में दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को, है ना। 1930 में आपको ये दिया गया था, 1930 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है इनका, हीरालाल जी कानिया। तो न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश तो कान से सुनेंगे करके ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपका हीरालाल जी कनिया, है ना, कनिया कानिया जैसा भी आप लोग बोलो, है ना। और महिलाओं में कौन थी आपका पहली न्यायाधीश, फातिमा बीबी, है ना, फातिमा बीबी। और ये कौन है आपके मुख्य न्यायाधीश जो बने आपके, हीरालाल जी कानिया, वो न्यायाधीश थी, है ना। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है आपके, 3 लोगों को एक साथ मिला था। 1954 से भारत रत्न देना शुरुआत किया गया था, 1954 से, 1954 से भारत रत्न देना शुरुआत हुआ और उस समय 3 लोगों को दिया गया। सबसे पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो क्या थे आपका, पढ़े थे अभी, हाँ, ये आपका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, है ना। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी बने थे ना, उनको दिया गया। दूसरा सीवी रमन, है ना, सीवी रमन आप लोग जान ही रहे, 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और तीसरे आपका एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनको भी मिला था आपका। तो 1954 में तीनों को ही आपका ये पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, भारत रत्न, है ना। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, हाईएस्ट पुरस्कार तो आपका भारत रत्न ही है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी उनका नाम था न्यायमूर्ति लीला सेठ, है ना, लीला सेठ करके। ये कौन सी थी आपका, उच्च न्यायालय की थी, है ना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की थी। उसके बाद ये सब आप लोग जानती हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, बछेंद्री पाल, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कौन चढ़ लिए, कुछ याद है क्या किसी को आइडिया, माउंट मतलब इसमें थोड़ा सा देख लेना, है ना। एक यासी जैन करके है ना, यासी जैन, नैना सिंह धाकड़, है ना, नैना सिंह धाकड़ है, यासी जैन है रायगढ़ की, है ना, नैना सिंह धाकड़ बस्तर की है।
और अभी प्रेजेंट में और जो चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही वर्ल्ड के अलग अलग महाद्वीप के चीजों को, मतलब पहाड़ को चढ़ जो लिए हैं, क्या नाम है उनका, चित्रसेन साहू है ना, उनको हाफ ह्यूमन रोबो बोलते हैं ना, उनका दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और भी बहुत सारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, उसकी सब चोटी को फतह कर लिए। उसके नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, है ना। तो ये लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। और ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनका निधन कहां पर हुआ था? आउट ऑफ इंडिया। कहां पर हुआ था ये? ताशकंद, है ना। ताशकंद किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उसके बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत की प्रथम जनगणना हुआ था आपका 1872 में किया गया था। 1872 में प्रथम जनगणना किया गया था। और लेकिन ये ऐसी टाइम पास टाइप का जनगणना किए थे, लेकिन किए थे, है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में किया गया था। 1872 में किया गया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। 1872 में किया गया था। उसके बाद फिर भारत की प्रथम 10 वर्षीय नियमित जनगणना, उसके बाद यहां से ना पूरा नियमित जनगणना आपका शुरू हो गया। और हर 10 सालों में क्या होता है? हमारा जनगणना होता है। अभी कोरोना के चक्कर में 1-2 साल और बढ़ गया, नहीं तो फिर वो हमारा जो आपका सेंसस कब का जा रहा था? 2021 का आता है ना, 2021 का, क्योंकि हर 10 साल में रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो 1881 में प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुआ था। प्रथम जनगणना बोलेंगे तो 1872 में, और ये बोलेंगे तो आपका नियमित जनगणना तो 1881 में। और इस समय भारत के जो आपका गवर्नर जनरल थे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने आपके इसको नियमित जनगणना को शुरुआत किया था, लॉर्ड रिपन। और उस समय कौन थे जो पहली जो 1872 में? लॉर्ड मेयो, है ना, मेयो, ठीक है, मोए मोए वाला नहीं है ये, मेयो वाला है, ठीक है। तो आपका लॉर्ड मेयो, और ये कौन हो जाएंगे आपके? रिपन। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 1974 में इंदिरा गांधी के सानिध्य में किया गया था भारत में पहला परमाणु परीक्षण। प्रथम भारतीय उपग्रह, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट। उसके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम करके। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। पुरुषों में किनको मिला था आपका सबसे पहला? हाँ, कुरूप करके थे ना, जी शंकर कुरूप, है ना, जी शंकर कुरूप, नाम याद रखो, है ना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। उसके बाद फिर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रीना कौशल धर्मसक्तु, है ना, रीना कौशल धर्मसक्तु उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय। उसके नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उज्ज्वला पाटिल। देश की पहली महिला चिकित्सक एवं स्नातक कादम्बिनी गांगुली, है ना, पहली महिला स्नातक। देश की प्रथम महिला पायलट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सरला ठकराल, है ना। प्रथम महिला पायलट कौन है? सरला ठकराल। उसके बाद प्रथम महिला रेल चालिका कौन है? सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा यादव करके आप लोग को याद रखना है, प्रथम ट्रेन चालिका, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली महिला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारत की पहला महिला राजदूत कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित, है ना, विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत। कहाँ की बनी थी ये? रूस की बनी थी। उसके बाद फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? हर्षा चावड़ा, है ना, हर्षा चावड़ा। 1986 में इनको टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, है ना, हर्षा चावड़ा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली कौन है आपका? संतोष यादव, है ना, संतोष यादव है, जिन्होंने क्या किया था? 2 बार आपका माउंट एवरेस्ट फतह किया था, है ना। कई लोग इसको पुरुष मत समझ लेना, है ना, नाम हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोला जाता है? भारत का भारत बोल रहा हूँ, एशिया का नोबल बोला जाता है ना। कई बार पूछा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबल बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहला बार जिनको मिला था वो किनको मिला था? विनोबा भावे को मिला था, है ना, विनोबा भावे को। उसके नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम
तो पहली बार जिनको भारत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था देविका रानी, है ना। 1969 में इनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद फिर ये तो हृदय प्रत्यारोपण इसको छोड़ सकते हैं, मानवाधिकार को भी छोड़ सकते हैं, है ना। सबसे ही पहले हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रा नंदन पंत है। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान। और देखना कई सारे जो आपका फुटबॉल के टूर्नामेंट होता है अगर क्लब के द्वारा खेला जाता है तो कौन जीतता है? ज्यादातर मोहन बगान ही जीतता है ना। तो मोहन बगान का नाम याद रखना, है ना, प्रथम फुटबॉल क्लब वो है। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर, है ना। अभी और कुछ लोगों को भारतीयों का भी करंट में आपका ग्रैमी पुरस्कार मिला है तो उनका नाम भी आपको याद रखना एग्जाम के लिए, है ना। तो पंडित रविशंकर है। ये कौन सा वादन करते हैं? सितार, है ना। कई बार पूछता है कि जो इंपॉर्टेंट जो आपका वादक है उनके वादक कौन है ना। जो इंपॉर्टेंट जो आपका ये जो क्या बोलते हैं वाद्य यंत्र है उनके वादक कौन है करके आपका पूछा जाता है ना। तो ये पंडित रविशंकर कौन सा वादक है? आपका सितार वादक, है ना, जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका नाम है आपका जिम कार्बेट, है ना। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहला आपका नेशनल पार्क में आता है। देश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट देश का पहला समाचार पत्र और इसके संपादक कौन है? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र वो तो था, किसमें था आपका? बंगाल गजट, इंग्लिश में था। लेकिन पहला अगर हिंदी समाचार पत्र बोलेंगे तो कौन सा है? उदंत मार्तंड, है ना। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना, है ना। शिव समुद्रम परियोजना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे अभी मंडी वाले में आए, सॉरी पीएससी में आया था कि भारत की पहली बहुउद्देशीय जल परियोजना कौन सी है करके, है ना, दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। तो ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी? आपका शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर बने। कहां पर मिलेगा आपको? ये कर्नाटक में। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो ये कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर पड़ेगा? ज्यादातर एरिया इसका तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में, ठीक है। देश में स्थापित प्रथम सौर सरोवर कहां पर है आपका? प्रथम सौर सरोवर भुज, गुजरात में। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य करके आपका योजना लॉन्च की है। इसके तहत क्या होगा आपका? सोलर पैनल लगाएंगे, है ना, सोलर पैनल लगाया जाएगा, है ना। तो उसमें अलग अलग है आपका, एक 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 दो तीन इस टाइप का अलग अलग दिया जाएगा। तो सभी के घर में क्या हो जाएगा आपका? सोलर पैनल लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी वहीं आपको मिलेगा। और ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन होता है उसको आप सेल भी कर सकते हो। इस तरह से आपको उसका वो है। और पहले में स्टार्टिंग में आपका जो थोड़ा सा बीपीएल परिवार है उनको तो फ्री में मिलेगा, बाकी लोग कुछ अमाउंट देके उसको लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका? आशुतोष मुखर्जी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम कौन है आपके? गौतम काजी। उसके बाद फिर ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, भानु अथैया, है ना। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे तो कौन सा पुरस्कार होता है? ऑस्कर पुरस्कार होता है। तो सबसे पहली बार ऑस्कर किनको मिला? आपका भानु अथैया को, पहली भारतीय, है ना। उसके बाद देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? हरिता देउल करके है ना। और पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल, है ना, सरला ठकराल थी। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट अगर देख लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, है ना। तो पहले क्या होता था कि बेसिकली जो अच्छे काम करते थे या फिर ब्रिटिश के लिए जो थोड़ा बहुत अच्छे काम करते थे तो उसके लिए क्या होता था? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता था? विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, जो भारतीयों को मिलता था, है ना। तो खुदादा खान को दिया जाता था, है ना। तो स्वतंत्रता के पहले जो आपका जो सबसे बड़ा पुरस्कार था भारत में वो विक्टोरिया क्रॉस करके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस ये नाम याद रखो, है ना, विक्टोरिया क्रॉस करके।
उसके बाद फिर एकल वायु उड़ान करने वाले प्रथम भारतीय JRD टाटा है। भारतीय प्रथम क्रिकेटर कौन है? रणजीत सिंह, है ना। उसके बाद फिर और जो इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव किसको बनाया गया था? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है? VS रमा देवी, है ना, VS रमा देवी। पहले भारतीय, और पुरुषों में कौन है? सुकुमार सेन, है ना, याद रखो, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार, है ना। और महिलाओं में VS रमा देवी। तो उसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी लीला राव, है ना, मैरी लीला राव, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, मैरी लीला राव। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय तो आपका रणजीत सिंह करके था ना, राजा रणजीत सिंह, जो इंग्लैंड की ओर से खेले थे। फिर पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैं ये सब इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जिसको राजस्थान में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय किनका, क्या नाम है इनका? राजा राम मोहन राय। इनको और क्या नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत के जनक बोला जाता है ना, आधुनिक भारत के जनक इनको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा जो आपका प्रथा था पुरानी, जैसे सती प्रथा था, है ना, बाल विवाह था, उनको रुकवाने में बहुत इन्होंने मदद किया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। 1832 के आसपास इन्होंने ये सब काम किया था। उस समय जो भी आपका गवर्नर जनरल थे, कौन थे? आपका विलियम बेंटिक, है ना, उनके साथ मिलकर उन्होंने सती प्रथा का पूरी तरह से जो भी आपका प्रथा है उनको बंद करवाया था। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सब जानते ही हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति सब लोग जान ही रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर। उसके बाद पहली बार जो आपका ओलंपिक खेल में आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से, है ना, शूटिंग से संबंधित है आपका ये अभिनव बिंद्रा, क्योंकि पहली बार किसी को इंडिविजुअल मेडल मिला था, है ना, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये कांस्य पदक वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम तैराक कौन है? मिहिर सेन, है ना। महिलाओं में हम लोग देख लिए थे, कौन, क्या नाम था? आरती शाह, है ना, आरती शाह। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो था, आपका इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में हम लोग ने देख लिया। थोड़ा सा एक बार घर में जाके रिवाइज करोगे ना तो इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उतना ही कोई देखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज रहेगा, लेकिन जो एग्जाम में आता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी बस को थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, फिर और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो सेकंड देख लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, है ना। कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आपका शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसको बेसिकली कौन जारी करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था ना, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है इसका मुख्यालय? पेरिस, है ना। पेरिस को और भी हम लोग जानते हैं, पेरिस कहां पर है? फ्रांस, है ना, फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस को हम लोग सूरा और सुंदरियों का देश भी बोला जाता है। सूरा मतलब शराब, ठीक है, हाँ, शराब और शबाब बोलते हैं ना, उस टाइप का ऐसा बोला जाता है उसको, है ना। चलो, तो उसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोलो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट में आपके यूनेस्को में कितने सदस्य हैं अगर पूछा जाए तो 193 सदस्य देश है ना। यूनेस्को में कितने सदस्य देश है? 193। तो कौन कौन सा है जो हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं? और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जगह का नाम जितना भी बताऊंगा वो कहां पर है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है तो एग्जाम में आना वो ही है। और प्रेजेंट में आपका जो बना है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में जो भी आपका शामिल है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो पुराने जो है उनको देख लेते हैं, फिर प्रेजेंट में कौन कौन सा जुड़ा है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका अजंता की गुफा है।
अजंता की गुफाएं कहां पर मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र में मिलेंगी। महाराष्ट्र औरंगाबाद में आपका आता है, औरंगाबाद में, है ना। कौन से नदी के किनारे आपका? ये वाघोरा नदी, है ना, वाघोरा नदी के किनारे है। और ये किसमें आता है आपका? सह्याद्री पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, सह्याद्री पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे जब अजंता की गुफाएं देखेंगे तो इसमें टोटल आपका 29 गुफाएं हैं। ये पूरा पहाड़ है और इसमें क्या हुआ आपका गुफा बना हुआ है। तो टोटल 29 गुफाएं हैं और सभी गुफाएं क्या आपका? सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। वहां पर पेंटिंग्स वगैरह और भी बहुत सारा चीजें उकेरा गया है, कोई खोद करके काट करके बनाया गया चट्टानों को। तो इस तरह से तो अजंता की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो ये पूरी की पूरी कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका आगरा का किला, है ना। कहीं कहीं स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो उसको इग्नोर करना, बस कहानी सुनना बस, है ना। तो आगरा का किला है दूसरा। आगरा का किला किसने बनवाया था इसको? हाँ, किसने बनवाया था इसको? हाँ, यही गड़बड़ करते हैं ना, है ना। आगरा का किला को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जो कहां पर है? आगरा में। लेकिन उन्होंने जो आगरा का किला को नहीं बनवाया था, है ना। आगरा का भी लाल किला बोला जाता है उनको, वहां पर जाओगे ना तो लाल किला बोलते हैं, लेकिन आगरा का लाल किला है। तो आगरा का लाल किला को शाहजहां ने नहीं बनाया, उन्होंने दिल्ली के लाल किला को शाहजहां ने बनाया। ये थोड़ा सा कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको किसने बनवाया था आपका? अकबर ने बनवाया था, है ना। अकबर ने बनवाया था किसको? आगरा के किला को आपका अकबर ने बनवाया था। और कौन से कलर में दिख रहा है? सब दिख ही रहा है ना। इसको लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है। जब भारत के बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो सभी किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया था कि रूमी दरवाजा जो है आपका लखनऊ में, वो कौन किससे बनाए करके, तो लाल बलुआ पत्थर से, सिंपल से, है ना। कई बार इसको पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते ताजमहल। ताजमहल आप लोग सब जानते हैं किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1983 में। किसके याद में बनवाया था? मुमताज, है ना। मुमताज महल के याद में आप उनका बनाया था। नहीं, 1983 में इनको, सॉरी, यूनेस्को में जुड़ा है ना। मैं थोड़ा सा कई बार भावनाम बह जाता हूं तो समझ लेना, है ना। ठीक है, 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको जोड़ा गया है ना। उस समय तो वो तो कब से निपट गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका कौन से नदी के किनारे बना है आपका? ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और 1631 से 1653 के बीच में आपका ये बना है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे, जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो आपको कौन सी नदी है? यमुना, है ना। किसी को कूदना है तो जा सकते हैं ना, ठीक, जस्ट लगा ही हुआ है। उसके नेक्स्ट आपका एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफाएं कहां पर मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये भी औरंगाबाद में ही है ना। अजंता भी है और आपका एलोरा भी है। अजंता की खासियत क्या थी कि वहां पर बौद्ध धर्म के थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर बौद्ध भी है, जैन भी है और आपका हिंदू धर्म भी है ना। बौद्ध, जैन और हिंदू, ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू। तो इसमें टोटल आपका कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 गुफाएं हैं। तो सभी गुफाओं का नंबरिंग कर दिया गया है, नंबरिंग कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग का जो मंदिर है वो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो 12 गुफाएं जो लगातार बनी हुई है किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद बाकी जो आपका 17 जो है आपका किससे संबंधित है? आपका हिंदू से, है ना। तो हिंदू, उसके 12 के बाद जो आगे बढ़ता गया पूरा हिंदू आपको दिखाई देगा, जिसमें ज्यादातर आपका शिवलिंग वगैरह हो गया है ना। इसके अलावा शक्ति का जो आपका मूर्तियां वगैरह वो सब बना हुआ है। तो इस तरह से उसके बाद जो लास्ट जो आपका 5 है वो कौन सा? आपका जैन गुफाएं हैं, है ना। जैन गुफाएं हैं आपका लास्ट जो आपका 5 है। तो इसमें जो 16वें नंबर की गुफा है जो बीच में सबसे अगर बोला जा सकता है तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसको बोला जाता है आपका कैलाश मंदिर बोला जाता है, जो सबसे बीच की गुफा है, जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की खासियत है कि जैसे कोई भी चीज का निर्माण करते तो कैसे करते? पहले नीचे बेस बनाते हैं, बेस बनाने के बाद ऊपर डालते जाते हैं। लेकिन ये कि ये ऊपर से नीचे होते हुआ है, मतलब क्योंकि चट्टान को काट के बनाया है ना, पहाड़ को काट के बनाया, तो ऊपर से उसको तराशते 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 नीचे तक पहुंचा गया। इसीलिए देखने की आप लोग बेसिकली जो शिव मंदिर, शिवलिंग वाला जो रहता है आपका, वो बेसिकली कौन से फ्लोर में रहता है मंदिर? मतलब नीचे ही रहता है ना, नीचे ही रहता है। इसमें फर्स्ट फ्लोर में है शिव भगवान का जो मंदिर है, क्योंकि उसके बाद पहले यहाँ तक खोदे, उसके बाद फिर उनको लगा और खोदना है तो और खुदाई की और नीचे बना दिए। ठीक है, तो जो मेन भगवान शिवलिंग का मंदिर जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर में है।
ठीक। और इसमें इतना सुंदर सुंदर आपका काटा गया, ये सब पूरा काट काट के बना है ना ऊपर से नीचे तक, ये भी जो कटा हुआ है, ये सारा चीज जो बना हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसमें और अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं, रावण, रावण जो है आपका, रावण के बारे में भी वर्णन है, महाभारत के भी वर्णन है, कृष्ण के बारे में भी वर्णन है। तो इस तरह से पूरा वो सिर्फ चित्र के माध्यम से ही वर्णन है सारा चीजें। चलो, तो ये कैलाश मंदिर है ना, कैलाश मंदिर है, और ये भी वही उसी सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला में आती है। 34 गुफा है, मैंने बता ही दिया। और ये बेसिकली आपका 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बना है। और इसका शुरुआत किसने किया था, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसको शुरुआत किया था बनवाने का, है ना। बाद में और भी जैसे जैसे वंश बढ़ते गए, वो लोग कुछ ना कुछ इसमें काम कराते गए, है ना। तो ये स्टार्टिंग लेन कौन किया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसको मेन बनवाया था। नेक्स्ट है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कहां पर पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा, है ना, उड़ीसा में। और ये बेसिकली आप देखेंगे तो इनको एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को किसने बनवाया करके। तो इनका नाम क्या है आपका, नरसिंह देव या फिर नृसिंह देव करके, नरसिंह देव करके आप लोग याद रखो, नरसिंह देव। अब एग्जाम में और घुमाने के लिए क्या पूछ देता है कि नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह देव द्वितीय बोल देगा, है ना। तो ये क्या है, नरसिंह देव प्रथम है, ठीक है। ये गंग वंश के शासन थे, गंग वंश के शासन थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर हम लोग जानते हैं कि किस शेप में बना है आपका, ये रथ के शेप में बना हुआ है। टोटल 24 पहियों वाला ये रथ बना हुआ है, सामने में 7 घोड़े जो है आपके इसको खींच रहे हैं, इस तरह से आपका बना हुआ है। और इसमें जब जब जाओगे आप लोग तो इसको इस तरह से बनाया गया कि जो सूर्य का जो किरण पड़ेगा ना आपके इन चक्कों में, तो वो अलग अलग टाइम को डिनोट करेगा। आप अपने घड़ी के सेकेंड से भी मिलाओगे ना तो एग्जैक्ट टाइमिंग वहां पर शो होगा जो सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती है, ठीक। और बेसिकली बोला जाता है कि आपका सूर्य का जब उगता था तो सबसे पहला किरण जो आपका जो भगवान है उसमें सबसे पहला किरण वहीं पर आता था। इस तरीके से इसको साइंटिफिक वे में बनाया गया है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक जो है ना, वो तमिलनाडु में आते हैं। इसको भी आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछ सकते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका, केवलादेव। केवलादेव कहां पर पड़ेगा, राजस्थान में। ज्यादातर यहाँ पर जो प्रवासी पक्षियां हैं वो यहाँ पर ज्यादातर आती है, किस कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहां पर है, असम में। असम में क्या पाया जाता है, और आपका ये काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा, है ना, एक सींग वाला गैंडों के लिए कौन सा फेमस है आपका, ये काजीरंगा, है ना। और भी जानवर पाए जाते हैं लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका शामिल है, ये भी कहां पर है, असम में, ठीक है। तो असम में ये कई बार पूछता है कि असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में करके, तो नॉर्मल कौन सा जाएगा आपका, असम में ही है। उसके बाद गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, जितने भी चर्च और कॉन्वेंट है विशेष रूप का आपका बेसिकली ऑफ बॉम जीसस, ये सब आपका इसमें शामिल है। हम्पी के स्मारक है ना, हम्पी के स्मारक को भी आपका इसमें किसमें शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हम्पी कहां पर है आपका, कर्नाटक में। हम्पी कहां पर है, कर्नाटक में। और प्रेजेंट में आपका ये थोड़ा सा अभी पूरा ध्वस्त हो गया है ना, थोड़ा बहुत इसके जो अवशेष बचे वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां पर पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में जस्ट आपका आगरा से लगा हुआ है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसको भी आपको क्या किया गया, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है ना। और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किसने कराया था, अकबर ने ही। अकबर ने किसका कराया था, आगरा का किला को कभी कराया था, और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी का। इन्होंने क्या किया था, अपना राजधानी भी ट्रांसफर कर दिया था, कहां, आगरा से फतेहपुर सीकरी भी इन्होंने कर दिया था। और यहीं पर आपको जो मूवी आया था ना जोधा अकबर, है ना, जोधाबाई का महल वगैरह हो गया, है ना, उस तरह से बहुत सारा चीजें यहाँ देखने के लिए। इसके साथ ही साथ इसमें दीवाने खास, बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा, पांच महल, है ना, ख्वाबगाह, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पर बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका खजुराहो स्मारक को आपका शामिल किया गया है ना। खजुराहो का स्मारक कहां पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। ये पूरा नागर शैली में बना हुआ है ना, नागर शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर भी मिला है। और कौन से शासकों ने इसका निर्माण कराया था, तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन से शासकों ने निर्माण किया था, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया था। और ज्यादातर जो आपको मूर्तियां वो मैथुन मूर्तियां है, तो इसके लिए थोड़ा सा
ज्यादा फेमस है। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोला जाता है? भोरमदेव को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल में, है ना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। ज्यादातर ये क्षेत्र किससे घिरा आपका? मैंग्रोव वन, है ना, कि पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन कहां पर पाया जाता है, तो आपका ये वेस्ट बंगाल या सुंदरवन नेशनल पार्क में आपका मैंग्रोव वन ज्यादातर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका एलिफेंटा की गुफा है। कई लोग को अजंता, एलोरा और एलिफेंटा में लगता है कि एक ही जगह होगा करके ना। अजंता अलग हो गया, भले ही वो औरंगाबाद में ही है। एलोरा भी कहां पर है आपका? औरंगाबाद में। ये जो आपका एलिफेंटा की गुफा ये मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफा कहां पर है? मुंबई में है। इसको भी वही इस पूरा चट्टानों को काट करके आपका अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है ना। ये एलिफेंटा की गुफा है। और पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? घारापुरी के नाम से जाना जाता था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, घारापुरी। और बेसिकली आप जब यहाँ जाओगे ना तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, वहां से आपका शिप में आपको ले जाया जाएगा और एक टापू पर ही आपका ये बना हुआ है। तो पहले बोलते थे कि कुछ लोग एलिफेंट रहते तो इसलिए एलिफेंटा नाम रख दिया करके ऐसा बोला जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आपका पदत्तकल के स्मारक, जो कहां पर मिलेंगे आपको? कर्नाटक में मिलेंगे, है ना, पदत्तकल के स्मारक। और ये कौन सी शैली में बना है आपका? वेसर शैली में। और विरूपाक्ष टेम्पल जो है आपका, ये यहाँ पर ये फेमस टेम्पल है कहां पर आपका? पदत्तकल के स्मारक में। ये वाला भी आपका पीएससी में आया था कि कौन सा ऐसा जो आपका मंदिर है जो आपका वेसर शैली में बनाया करके, है ना, अभी हाल फिलहाल के मतलब जो हुआ है पीएससी में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर कहां पर मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में, है ना। चोल मंदिर जो आपका चोल साम्राज्य का बहुत ज्यादा, और बेसिकली हम लोग देखते हैं तो फेमस कौन कौन सा मंदिर आपका चोल मंदिर? तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर, है ना, गंगईकोंड चोल सिरवरम मंदिर, है ना, और एरातेश्वर मंदिर, ये सब आपका चोल मंदिरों में आता है। तो जो भी आपका चोल मंदिर है, महान चोल मंदिर, वो आपका कहां पर बना है? आपका ये तमिलनाडु में, जिसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको क्या 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 बोला जाता है आपका? फूलों की घाटी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथ ही साथ फूलों की घाटी, है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स। एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहां पर है करके। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों को साथ में ही आपका वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये कहां पर मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना, उत्तराखंड में। सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप भी आपका इसको शामिल किया गया। किसने बनवाया था इसको? अशोक, है ना, अशोक मान जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये सांची, सांची कहां पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, है ना। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहां पर मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। और इसको किसने बनवाया था करके पूछा जाता है ना। तो किसने बनवाया था इसको? हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था ना, हामिदा बानो बेगम। कई बार पूछा जाता है कि किनके शासन काल में बना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो किनके शासन काल में बना है? अकबर, अकबर, है ना, अकबर के शासन काल में बना है। और ये कौन है आपका? किसने बनवाने बोला था? बेगम हामिदा बानो, है ना, इनके समय में आपका ये बना था। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार और अन्य स्मारक। कुतुब मीनार जो है ये है ना, तो कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन मीनार का स्थापना की मतलब कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके मतलब उसमें बनाया था याद में? किनको समर्पित करने के लिए बनाया था? हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके इनके गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, तो काकी की याद में ये बनवाया था, है ना। ठीक है, तो ये आपका 1193 में आपका इसका शुरुआत किया गया था। बाद में फिर क्या हुआ, इसका जो और 3 मंजिल है उसको इल्तुतमिश ने और आगे बढ़ाया, है ना। उसके बाद और फिर और मंजिल बनाया तो फिरोज शाह तुगलक। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार को बनाने के लिए कौन कौन से शासक का योगदान रहा करके, है ना। तो किसके किसका रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 लोग हैं। बेसिकली इसका ऊंचाई कितना है? 72.5। ये भी इसका हाइट भी पूछ लिया था आपका पीएससी एग्जाम में, है ना। तो ये याद ऐसे रख लो थोड़ा सा, 72.5 किलोमीटर। साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ आपको कुतुब मीनार बस नहीं मिलेगा, और भी जैसे अली दरवाजा हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ, है ना, जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? मेहरौली का लौह स्तंभ बोला जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ। बेसिकली ये जगह कौन सा है? ये जो एरिया पड़ता है दिल्ली में, मेहरौली पड़ता है ना। मेहरौली में आपका कुतुब मीनार भी है, और इसी के जस्ट इसके बगल में ही क्या चीज है आपका? ये लौह स्तंभ है। कौन सा आपका? मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसको बोला जाता है, जिसको ये बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो आपका अभी तक का
सबसे बड़ा लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक से जंग नहीं लगा है, इस टाइप का बोला जाता है ना। और उसमें कुछ लिखा हुआ है, और वो किसके बारे में लिखा हुआ है आपको, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वगैरह भी यहाँ पर है। उसके नेक्स्ट है आपका भारतीय पर्वतीय रेल है ना, जितना भी पर्वतीय रेल है उसके बारे में आपका, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। दार्जिलिंग में जो आपका है ना, दार्जिलिंग कोई गए हो क्या घूमने? एक गए हो, टॉय ट्रेन घूमे हो ना? 1500 लगता है क्या? ठीक है, चलो ठीक, चलो। तो ये दार्जिलिंग है आपका, यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन टाइप का रहता है, उसको पूरा आपको घुमाएंगे वादियों को, है ना। इसके अलावा नीलगिरी में आपका है, उसके बाद फिर कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में, ये सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया भारतीय पर्वतीय रेल करके। उसके नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि विहार, बोध गया का महाबोधि विहार है ना। तो ये है जहां पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था आपका महाबोधि विहार में, क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। क्या चीज, कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष तो था, है कौन सा? पीपल, पीपल है ना, पीपल का था, उसको भले बोधि वृक्ष बोलते हैं हम लोग, है ना। पीपल का है ना, पीपल जस्ट अभी भी पीपल रखा हो तो उसका खानदान वाला पीपल है बोलते हैं ना, ठीक है। वो तो उस समय का निकल गया था, है ना। हाँ, कटवा दिए थे, किसने कटवाया था? शशांक करके शासक था ना, उसने कटवा दिया था, शशांक करके थे। उसके बाद फिर इसका जो कुछ पार्ट को ना श्रीलंका ले गए थे, फिर श्रीलंका से उठा के फिर यहाँ लाया है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका महाबोधि विहार बोध गया में, बहुत सुंदर जगह, आप लोग कभी घूमने जाओगे तो यहाँ पर चले जाना, है ना। बोला जाता है कि मैक्सिमम हम लोग की जो श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर जाते हैं करके, है ना, उसके लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन आप नॉर्मल भी जा सकते हो ना, ठीक है। बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आते, और अलग अलग देश जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनका अलग अलग डिफरेंट टाइप के मंदिर बना हुआ है, वो देखोगे तो अलग ही वहां पर नजारा है, ठीक है। तो ये हो गया बोध गया का महाबोधि विहार जो आपका बिहार में है, ये इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा है ना, भीमबेटका की गुफा कहां पर पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बेसिकली आदि मानव द्वारा जो बनाया गया आपका शैल चित्र है, या आपका जो शैलाश्रय है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। शैल चित्र और शैलाश्रय यहाँ पर बनाया गया है। इसका खोज विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने किया था, और ये बेसिकली कहां पर पड़ता है? रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में है। यहाँ पर करीब 700 से अधिक शैलाश्रय मिले हैं, और 400 से अधिक आपका शैलाश्रय चित्र मिले हैं, और उसमें भी कुछ लोग जाके अपना नाम लिख के आ जाते दिल बना के, ठीक है। तो वो अलग है ना, वो अलग अलग शैलाश्रय चित्र है, ठीक है। लेकिन पहले जो आदिवासी लोग थे उस समय बेसिकली लाल कलर का वो लोग क्या करते थे? उपयोग करते थे। लाल कलर का क्या करते थे? उपयोग करते थे ना, लाल, क्योंकि उस समय जो पत्थर वगैरह वो सारा चीजें, तो उसमें अलग अलग कृत्य करते हुए वो सब चित्र बनाया गया। नेक्स्ट है आपका चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ये कहां पर मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा, है ना। बेसिकली हम लोग वो जो सुनते हैं ना गाना पंखीड़ा वाला, है ना, पंखीड़ा क्या था? पंखीड़ा उड़ के जाना पावागढ़ नहीं करके, ऐसे कुछ था ना, ठीक है, चलो। हाँ, तो ये था आपका, कहां पर मिलेगा आपको? ये गुजरात में। तो ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल को शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, CST करके बोला जाता है। बेसिकली ये क्या है? रेलवे स्टेशन है ना। ऐसा नहीं कि बहुत महल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये है बेसिकली क्या? रेलवे स्टेशन। मैं भी पहली बार गया था, चौंक गया था, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन होता है करके। हाँ, मैं भी फोटो खिंचाया था, तो मेरे साथ दुर्घटना भी हो गया था यहाँ पर, अलग टाइप का है ना, ठीक है। एक्सीडेंट वाला नहीं हुआ था, दूसरा टाइप का हुआ था, चलो अलग कहानी है उसको बात। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST जिसको बोला जाता है। पहले इसका नाम क्या बोलते थे आपका? VT बोलते थे ना, विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे। बाद में फिर इनका नाम क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया, है ना। महाराष्ट्र में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, है ना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? इसको शाहजहां ने बनवाया, है ना, इसको शाहजहां ने बनवाया यहाँ पर, है ना। और बेसिकली 1648 में इसका निर्माण किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से इसको भी बनाया गया है ना। तो ये दिल्ली का लाल किला। उसके बाद फिर जंतर मंतर, जंतर मंतर कहां पर मिलेगा आपको? जयपुर, है ना। जयपुर वाला शामिल है ना, बाकी और भी जगह मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा आपको, इंदौर में भी मिलेगा, और भी और कुछ जगहों में आपका ये जंतर मंतर मिलेगा, लेकिन फेमस कौन सा आपका? जयपुर में। तो ये जंतर मंतर बेसिकली क्या है आपका? खगोल, है ना, खगोलीय वेधशाला है, जहां पर अलग अलग आपका
ज्योतिष वगैरह हो गया, टाइमिंग हो गया, ये जो बना हुआ है ना, इसमें एक एक सीढ़ी में आपका वो सूर्य का प्रकाश आता है, उस हिसाब से टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है करके। तो उस समय का आपका घड़ी नहीं था, तो ये सब चीजें बनाया गया था ना, जिससे वो लोग देख के टाइमिंग। इसको बेसिकली किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह करके ना, सवाई जयसिंह करके। थोड़ा सा जल्दी करते हैं ना क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। पश्चिमी घाट जो है आपका, इसको शामिल किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जितने भी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, अगनौर, आमेर और जैसलमेर, इसको शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है ना, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहां पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश, इसको भी शामिल किया गया। रानी की वाव, रानी की वाव बेसिकली क्या है? ये आपका कुआं है ना, कुआं है जिसको क्या बोला जाता है? वाव बोला जाता है ना, वाव। ठीक है, रानी की वाव। ठीक, तो ये बेसिकली गुजरात में है और ये इस बेसिकली पानी भरने के लिए आपको इसको बनाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग सब जान ही रहे हो, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और ये इसको किसने शुरुआत किया था? इसको बनवाया किसने था? कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। बाद में फिर आप लोग जान रहे हो कि इसको बाद में पूरी तरह से जला दिया गया और 6 महीने तक लगातार सोचो जलता रहा, इतना पुस्तक था वहां पर, है ना, बहुत सारे ज्ञान की बातें थी, है ना। और इसमें एडमिशन लेने के लिए भी मतलब आपका द्वार में ही चौकीदार रहते थे ना, वो वही मेन इंटरव्यूअर रहता था। और अगर उसको सही जवाब नहीं मिला, वहीं से 99% लोग निकल लेते थे ना। ठीक है, तो यही बोला जाता था कि वहां का जब चौकीदार इतना गुणवान है तो फिर अंदर वाले कितने होंगे करके। चलो, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलेगा आपका? सिक्किम में, सिक्किम में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर है आपका? चंडीगढ़ में, है ना। ये जितने भी आपको वहां पर कॉम्प्लेक्स बने, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद पहला ऐसा शहर है जिसको क्या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। कौन सा? अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद को आप लोग जब जान ही रहे हो। उसके बाद मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, है ना, विक्टोरियन की मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ये सब जो है इसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद जयपुर है, जयपुर है, जयपुर को भी आपका गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, ये इसको भी शामिल किया गया है। हाल फिलहाल में जो एकदम लेटेस्ट में 2 और जगह को शामिल किया गया 2021 में, वो कौन कौन सा था आपका? एक गुजरात का धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन जगह था, और नेक्स्ट है आपका काकती रुद्रेश्वर टेम्पल, है ना, काकती रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम से जानते हैं? रामप्पा टेम्पल। क्या नाम से जानते हैं? रामप्पा टेम्पल। इसको 2021 में शामिल किया गया, है ना, 2021 में शामिल किया गया। हाल फिलहाल में जो 2023 में जिनको शामिल किया गया है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शांति निकेतन, है ना, शांति निकेतन। इसको किसने बनवाया था शांति निकेतन आश्रम को? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था 1963 में। बाद में लेकिन पूरा का पूरा काम किन्होंने किया? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और इसी के अंदर में उन्होंने 2121 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ये राष्ट्रीय महत्व का बन गया, है ना, क्योंकि मैक्सिमम इनका जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म आपका यही बीता है। शांति निकेतन मोस्ट इंपॉर्टेंट 41वें नंबर का ही है ना। और सबसे जो लेटेस्ट है, मतलब दोनों साथ में जुड़े पर नंबरिंग दे दिया जाता है ना, तो 42वें नंबर का है, वो है आपका कौन सा? होयसल के पवित्र मंदिर समूह, है ना। तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह में कौन कौन सा आएगा? वेल्लूर में, हेलेबिड और सोमनाथपुरा में स्थित है ये। और यहाँ पर होयसल राजवंश का था, ये जितना भी मंदिर बना है वो सारा चीज को शामिल किया गया है। तो लेटेस्ट में ये 2 को है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके साथ ही साथ 2 को आपका यूनेस्को के 2 आपका अलग अलग शहरों के नाम से जोड़ा गया, 2 शहर को भी और जोड़ा गया। कौन कौन सा? आपके ग्वालियर को संगीत की नगरी के नाम से जोड़ा गया, है ना, संगीत की नगरी के नाम से किसको जोड़ा गया? ग्वालियर को। और एक केरल का आपका कोझिकोड करके जगह है, क्या चीज आपका? केरल का कोझिकोड, जिसको साहित्य की नगरी के नाम से जोड़ा गया है, साहित्य की नगरी, है ना, साहित्य की नगरी कोझिकोड केरल, और संगीत की नगरी ग्वालियर, है ना। और ग्वालियर में क्योंकि तानसेन का जन्म हुआ था, है ना, इसीलिए उसको संगीत की नगरी के नाम से जोड़ा गया है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में आपका उसमें कुछ नगरों के कुछ अलग टाइप का उसको जोड़ा गया ना, जब करेंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक, साहित्य की नहीं, कोझिकोड केरल। चलो, तो यहीं तक रहने देते आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।